Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th to 14th of April 2024. 11, 12, 13 और 14 अप्रैल का हम देखेंगे जो भी एनालिसिस है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लाइक कर सकते हैं, देखो आप लोगों ने तो बिल्कुल करना छोड़ दिया है, बट अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड एंड एक कमेंट और एक लाइक आप छोड़ दीजिए, है ना। एंड स्टार्ट करेंगे। आज का संडे का न्यूज़पेपर है लेकिन प्यारा न्यूज़पेपर आया है। स्टार्ट करेंगे संडे के न्यूज़पेपर से, फिर जो भी न्यूज़ आइटम्स जैसे जैसे होते जाएंगे हम सारे एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम आज के न्यूज़पेपर की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ईरान और इसराइल में बहुत ज्यादा टेंशन्स बढ़ चुके हैं। इसराइल ने कहीं अटैक किया। अब इनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स थे, आईआरजीसी जिसको बोलते हैं, आईआरजीसी ईरानियन रेवोल्यूशनरी जो गार्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक गार्ड्स होते हैं, उनकी कई उन गार्ड्स की हत्या कर दी गई बाय द इजरायली फोर्सेस। और इसराइल ऑलरेडी समय समय पर बीच बीच में करता रहता है। आपने स्टक्सनेट का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार गूगल करना जरूर इसके बारे में। लिख देता हूँ स्टक्सनेट। स्टक्सनेट क्या था? ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी ना, उसमें इन्होंने साइबर अटैक कर दिया था। ये भी इजरायली बैक्ड साइबर अटैक था, इसराइल और अमेरिका की तरफ से। तो इस तरीके से कई बार चलता गया। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है इसकी मैप लोकेशंस। तो एक तो याद रखिएगा, अभी दो छोटे बेसिक क्वेश्चंस के साथ में आया हूं कि ईरान की कंट्रीज कौन सी है बॉर्डरिंग, और दूसरा इसराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है। बाकी इश्यूज तो इनके हम देखेंगे ही, लेकिन जो ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज है और इसराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो एक बार जरूर देख लेते हैं। तो अगर हम ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करें तो 7 कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर करती हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं लोकेशन में 7 कंट्रीज आर देयर। पहली जो कंट्री है वो है तुर्कमेनिस्तान है। द फर्स्ट कंट्री इज तुर्कमेनिस्तान। दूसरी जो कंट्री है वो है अफगानिस्तान। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अफगानिस्तान आपको दिख रहा होगा। तीसरी कंट्री है पाकिस्तान। चौथी कंट्री है यहाँ पे इराक। पांचवी कंट्री है टर्की। छठी कंट्री है आर्मेनिया और सातवीं कंट्री है अजरबैजान। तो ये देख सकते हैं 7 कंट्री हैं जो बॉर्डर करती हैं ईरान को। एक है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, then Turkey, then Armenia, and then Azerbaijan. So these are the 7 countries which border Iran. मोटी बात खत्म। दूसरी चीज हमको देखनी है कि इसराइल को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। तो ये भी एक अच्छा सवाल रहेगा। इसराइल को बॉर्डर करने वाली मेन कंट्री तो एक है आपकी जॉर्डन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दूसरा इजिप्ट आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है ना, दो दो कंट्रीज आपको दिख रही होंगी। एक आपको मैंने जॉर्डन दिखाई, दूसरी आपको इजिप्ट दिखा रहा हूँ। तीसरी जो कंट्री बॉर्डरिंग है वो ऊपर है सीरिया, है ना, यू कैन सी इट हियर, सीरिया यहाँ पे। एंड चौथी यहाँ पे लेबनान है। तो ये कि आप तो इजिप्ट याद रखना, जॉर्डन याद रखना, सीरिया याद रखना एंड लेबनान याद रखना। अब इसके जो पार्ट्स डिवाइडेड है इसराइल कैसे, तो ये वाला जो पार्ट है इसराइल के साथ, ये इजिप्ट के साथ, वो गाजा स्ट्रिप है ना, ये गाजा स्ट्रिप है ना। और यहीं पे आपका राफा पैसेज है। दिस पॉइंट, दिस यहाँ पे एक पॉइंट आता है राफा पैसेज। एकमात्र पॉइंट है, पैसेज पॉइंट है, जो कि इसराइल में ओपन नहीं होता है। बाकी फिर एक दो पॉइंट और है, मैंने आपको बताया हुआ है रिवीजन सीरीज में, मैंने हालांकि बताया है। हाँ, तो जो लोग रिवीजन सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लीजिएगा। अप्रैल तक मैं उस सीरीज को खत्म कर दूंगा। अभी मैं थोड़ा रुका हुआ था क्योंकि अप्रैल का करंट अफेयर्स आया नहीं है और मार्च का मैं प्रिपेयर कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा होल्ड कर दिए थे वीडियोस। बट जल्दी उसके वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा। अप्रैल तक का ही करंट अफेयर्स पूछेगा आपसे। यूपीएससी की डेट जरूर बढ़ी है 16 जून। इसका मतलब ये नहीं कि करंट अफेयर्स पूछने का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। वो उनका पेपर ऑलरेडी से हो जाता है, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट वो पेपर बनाते थे ना। तो दैट इज व्हाट वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ। तो यहाँ पे याद रखना। देन दिस पार्ट इज वेस्ट बैंक वाला पोर्शन, ये भी याद रखना। ये वेस्ट बैंक, यहाँ पे जेरूसलेम की लड़ाई है, जॉर्डन के साथ काफी ज्यादा चलता रहता है इनका। एंड देन दिस इज द गोलन हाइट्स। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं, ये है गोलन हाइट्स वाला पोर्शन। एक्चुअली गोलन हाइट्स ये सीरिया का पोर्शन था जिसको कि इसराइल ने कैप्चर कर लिया है। तो ये गोलन हाइट्स वाला पोर्शन। तो आई होप मोटा मोटा आपको मैप का मैंने बता दिया है, आपको कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स समझ में आ गए होंगे। इसराइल और ईरान के कंसेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आज का जो पहली न्यूज हम डिस्कस करेंगे वो है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट मॉरिशियस के साथ जो हुआ था। उसके ऊपर काफी इशू चल रहा है, अनसर्टेनिटी है अराउंड द मॉरिशियस डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। और दूसरा है कि जो वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ रही है उस कारण से एफपीआई जो है वो हमारे इंडिया से खिसक सकते हैं, जा सकते हैं। अब मोटी बात, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दो चीजों के बारे में। एक आपको पता होना चाहिए दिस थिंग रिगार्डिंग द डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इस समय डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया में कंडीशन सही नहीं है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, ईरान और इसराइल को लेकर के। तो अब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो होता है एक ट्रीटी होती है
कंट्रीज के बीच की, दो कंट्रीज के बीच की ट्रीटी होती है, एंड इट एम्स टू प्रिवेंट अ सिचुएशन वेयर द सेम इनकम इज टैक्स्ड इन बोथ कंट्रीज। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि एक ही इनकम पर दो बार टैक्स ना लगे। तो एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि मान लो अगर मॉरिशस में टैक्स लग गया तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, और अगर इंडिया में किसी प्रॉपर्टी का टैक्स लग गया तो मॉरिशस में नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक अनसर्टेनिटी का माहौल अभी बना हुआ है। एंड ये कैसे वर्क करता है, जैसे आप देख सकते हैं DTAA जो है डिटरमाइंस विच कंट्री हैज द प्राइमरी राइट टू टैक्स स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इनकम। तो अभी क्या करते हैं, जब एग्रीमेंट होता है ना दोनों कंट्रीज के बीच में, जैसे मान लो इंडिया और मॉरिशस के बीच में अगर हुआ होगा, तो पहले ये डिसाइड कर लिया जाता है कि डिविडेंड पे कौन टैक्स लगाएगा, टैक्सेस आपके ये इंटरेस्ट पे कौन टैक्स लगाएगा, कैपिटल गेन्स पे कौन टैक्स लगाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही कंट्रीज टैक्स कलेक्ट करती हैं, उससे हट के नहीं। ऐसा नहीं कहते कि इंडिया बोल दे कि नहीं आपने यहाँ पे तो दिया नहीं तो यहाँ पे दोबारा दो। अब दूसरा सवाल है भाई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्यों घट जाएंगे टेंशन के कारण। तो देखो क्या होता है, दो तरीके से पैसा आपके पास आता है, वैसे बहुत तरीके से पैसा आता है, लेकिन अभी हम दो तरीके में देखेंगे, क्या है FPI और दूसरा है आपका FDI, है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। देखो क्या होता है, जब इन्वेस्टर जो है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आपके यहाँ आ रहा हो, जब इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आ रहा हो या फिर बिग लॉस से बचने के लिए आपके यहाँ आ रहा हो, तो उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इनमें इन्वेस्ट करता है। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में या इस तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, ठीक है ना। ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन कंट्रोलिंग और मैनेजिंग द कंट्री। ये कंपनी को मैनेज या कंट्रोल करने का काम नहीं करते, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड या स्टॉक बॉन्ड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वहीं अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि वो आपकी कंपनी के में ओनरशिप लेते हैं, जैसे 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करते हैं, क्योंकि उनका एम सिर्फ प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में कमाना नहीं है, बल्कि आपकी कंपनी को कंट्रोल करना है। मेजरली वो कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, उस कंपनी को कंट्रोल करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, और उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करेंगे तो वो FDI होता है, और शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो FPI होता है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो FDI, शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो FPI। 10% से ज्यादा होता है तो वैसे FDI 10% से ज्यादा में ही होता है ओनरशिप जब कंपनी की आप लेते हैं। तो दैट इज वन थिंग विच यू नीड टू नो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 2 पॉइंट्स। काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी आज के न्यूज़पेपर की भी, तो ये मैंने आपको बता दी। अच्छा, FPI कॉशियस हुए हैं, क्यों है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आते हैं। अब अगर कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आएगा तो वो अपना लॉस तो नहीं कराएगा, मेजर लॉस। अब वेस्ट एशिया में अगर टेंशन है तो ऑब्वियसली बात है भाई, इनको लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि लॉस में चले जाए, तो एक काम करते हैं, चलो अभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इस कारण से ये लोग थोड़ा बचते रहते हैं। तो दैट इज व्हाट दैट इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये भी आप समझ लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है इसमें, एक और चीज मैं आपको बता दूं, FPIs का जो पैसा आता है ना उसको हॉट मनी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको हॉट मनी भी कहा जाता है। अब हॉट मनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये बहुत देर तक टिकता नहीं, बहुत आसान होता है इसका जाना, है ना। क्योंकि इसका जाना बहुत आसान होता है, इसलिए इसको हम हॉट मनी भी कहते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। चूंकि संडे का दिन है तो एक साइंस का टॉपिक भी आता है, तो आज जीरो साइंस के बारे में आया है। ये जीरो साइंस जेड वाला जीरो नहीं है, ये आपका जी वाला जीरो है। तो ये आपको याद रखना है, जेरो साइंस या जेरो साइंस आप पढ़ो, ज्यादा अच्छा है। तो जेरो साइंस बेसिकली क्या होता है, इट इज द स्टडी रिलेटेड टू एजिंग, जैसे जेरियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स होता है ना, जेरियाट्रिक्स हम बोलते हैं, तो जेरियाट्रिक्स ही जीरो साइंस है यहाँ पे। तो एक ये तो टर्म आपका क्लैरिटी हो गया, है ना, कि जीरो साइंस होता क्या है। तो जीरो साइंस इज एक्चुअली डेनियल बेल्स्की का टर्म है, और इन्होंने ये टर्म जीरो साइंस दिया विच इज टू स्टडी द एजिंग। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ब्लड टेस्ट डिटरमाइन किया, डेनियल बेल्स्की ने एक ब्लड टेस्ट बनाया है विच कैन मेजर द एजिंग रेट। वो एजिंग रेट को मेजर कर सकता है बाय स्टडिंग द DNA मिथाइलेशन। तो DNA का मिथाइलेशन किया जाता है, मिथाइलेशन की प्रोसेस के बाद ये देखा जाता है कि किस किस रेट से एजिंग हो रही है। इस प्रोसेस को उन्होंने जीरोजाइम नाम दिया, याद रखेंगे, जेरोजाइम,
जेरोजाइम नाम दिया है। तो अगर आपसे कभी जेरोजाइम या जेरोसाइंस के बारे में दोनों टर्म अगर आपको दिखते हैं तो याद रखिएगा इट इज रिलेटेड टू एजिंग। और जेरोजाइम जो है वो है डीएनए मिथाइलेशन से ये डिटरमाइन करना कि किस रेट से एजिंग हो रही है। तो दैट इज व्हाट इज दिस जेरोजाइम, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने बताया कि रिसर्चर्स जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं ड्रग्स को, दो ड्रग्स के नाम भी है, मेटफॉर्मिन है और दूसरा रेपामाइसिन है, विच कैन टारगेट द जेरोजाइम एंड पोटेंशियली स्लो द एजिंग, है ना। तो जेरोजाइम की प्रोसेस को कम कर सकता है, स्लो कर सकता है। कौन सी दवाइयां, जैसे मेटफॉर्मिन है और रेपामाइसिन है, एंड दे कैन पोटेंशियली स्लो द एजिंग। और ये चीज पे रिसर्च चल रहा है, ऐसा नहीं कि आप लोग लेना शुरू कर दो, है ना। तो दैट इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो कैन इन्फ्लुएंस द एजिंग रेट, है ना। जैसे डिसएडवांटेज जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी एज ज्यादा चलती है। जैसे अगर आप प्रिजनर्स में जाएंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मैं चीज बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। अगर आप प्रिजनर्स को देखोगे ना तो कई बार 30 साल का जो प्रिजनर है वो 50 या 55 साल का दिखता है। ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, मैं देखा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। तो 55 ईयर्स का दिखता है 30 साल का बंदी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो बहुत ज्यादा डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ एजिंग एंड ऑल। तो ये एक चीज थी जो इंपॉर्टेंट थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा हम और आगे देखें तो हेल्दी एजिंग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो बैलेंस डाइट अगर आप लेते हैं, प्रोटीन रिच, हेल्दी फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो ये आपको बैलेंस एक हेल्दी एजिंग के रूप में ले जा सकती है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा रिसर्च ये भी चल रही है कि म्यूजिक कैन बी ए पोटेंशियल एंटी एजिंग टूल। तो म्यूजिक का भी यूज लोग करते हैं। तो जो लोग गाना नहीं सुन रहे हैं, दे आर एक्चुअली एजिंग फास्टर, तो प्लीज थोड़ा बहुत शुरू कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं। कॉन्करेंट हीट वेव्स, सी लेवल राइज पोज अ थ्रेट टू द कोस्ट लाइन्स। अब यहाँ पे एक टर्म मैं आपको बताऊंगा, आप लोग अपने उसमें नोट कर लीजिएगा। द टर्म इज CHWESL। CHWESL इसको बोलते हैं कॉन्करेंट हीट वेव एंड एक्सट्रीम सी लेवल। कॉन्करेंट हीट वेव एंड एक्सट्रीम सी लेवल, ESL, है ना। तो एक्सट्रीम सी लेवल, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इट्स द इवेंट जब एक हीट वेव होती है एंड एन एक्सट्रीम शॉर्ट जो सी वेव होती है। तो बेसिकली जब ये दोनों एक साथ अगर करते हैं, मतलब कि हीट वेव भी आ रही है और आपकी सी लेवल का भी राइज हो रहा है, तो दोनों ही जब एक साथ हो रहा है तो ये कहलाता है CHWESL, यानी कि कॉन्करेंट हीट वेव एंड एक्सट्रीम सी लेवल इज एन इवेंट व्हेन अ हीट वेव एंड एन एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म सी लेवल राइज अकर एट द सेम कोस्टल लोकेशन ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो सेम टाइम पे एक कोस्टल लोकेशन में जब एक तो सी लेवल का भी राइज हो शॉर्ट टर्म वाला और दूसरा एक्सट्रीम हीट वेव कंडीशन भी हो, तो दोनों ही कंडीशन जब एक साथ होती है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम ये कॉन्करेंट हीट वेव एंड एक्सट्रीम सी लेवल राइज इवेंट, ठीक है ना। एंड दिस कैन पोज अ वेरी सीरियस थ्रेट टू द कोस्टल कम्युनिटीज। जो वहां की कोस्टल कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। हालांकि इस पे रिसर्च हुई नहीं है, बट रिसर्च इज गोइंग ऑन। IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, वो भी इस पे रिसर्च कर रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको बतानी थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे दो टॉपिक्स और हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है द ट्रेंड इन क्लाइमेट ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब यहाँ पे टॉपिक चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीजन है, जिसमें उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट दिया है रिकॉग्नाइजिंग द सिटीजंस राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई लोगों के पास एक राइट है, एक फंडामेंटल राइट है टू अगेंस्ट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से बचना भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। अब बैकग्राउंड क्या था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो ग्रेट इंडियन मस्टर्ड वाला केस है, तो ग्रेट इंडियन मस्टर्ड जो है बहुत सारे पावर ट्रांसमिशन लाइन से भिड़ करके उनकी डेथ हो रही थी, है ना। तो हाई कोर्ट ने तो पहले दे दिया था कि सारे के सारे जितने भी आपके ओवरहेड लाइन है उनको आप अंडरग्राउंड केबल्स में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। लेकिन फिर कंपनी वाले सुप्रीम कोर्ट के पास गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि पुराने जजमेंट को स्टॉप कर दिया, रोक दिया है। बट ये उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें एक तो क्लाइमेट चेंज से रोकना पहला उन्होंने एम बताया है, दूसरा ग्रेट इंडियन मस्टर्ड जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, विच इज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज, इसको बचाने के लिए उन्होंने कोर्ट ने ये कहा है कि आपको एक कमिटी बनानी पड़ेगी। यू हैव टू एस्टैब्लिश अ कमिटी एंड डिटरमाइन विच ट्रांसमिशन लाइन शुड बी बरीड। कौन कौन सी ट्रांसमिशन लाइन आपको बरी करनी है, इसके लिए उन्होंने बोला है। एंड इट कैन नॉट बी द रीजन टू स्लो इंडिया सोलर एनर्जी डेवलपमेंट। एक तो उन्होंने ये भी कहा है कि आपको सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट भी करना है, दूसरा इसको वो भी करना है ताकि जो ग्रेट इंडियन मस्टर्ड है उनको प्रोटेक्शन मिल सके, है ना। हालांकि राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन किया जाता है ग्रेट इंडियन मस्टर्ड का, लेकिन स्टिल अभी भी यहाँ कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा इश्यूज आर देयर, है ना।
तो कोर्ट का डिसीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देन कनेक्शन टू ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज। देखो क्लाइमेट चेंज ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात चल रही थी चूंकि, तो क्लाइमेट ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसे बढ़ा है इंडिया में, तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, फिर 1986 में हमारे यहाँ आपको पता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, इसके पहले 1974 में वाटर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, 1981 में एयर पोल्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट आया था, है ना। ऑल दीज आर द इवोल्यूशन, एक तरीके से यही तो इवोल्यूशन है। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे 1980s में एक एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंडिया केस दिया है। देन आपको 1997 का बहुत फेमस केस याद होगा, गोड़ा वर्मन केस, जिसमें डीम्ड फॉरेस्ट और फॉरेस्ट एरियाज के ऊपर एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, गोड़ा वर्मन केस। तो ये दोनों जो केसेस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी उन्होंने लैंडमार्क केसेस है जहां पे इन्वायरमेंटल लॉस के लिए काफी ज्यादा कहना चाहिए कि मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की गई। एंड एमसी मेहता केस सीरीज डेटिंग बैक टू 1984, ये 1984 का है। एंड इसमें इसी जजमेंट को लिंक किया गया है कि भैया क्लाइमेट चेंज एक्चुअली जब होता है तो वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी होती है, एंड वो सब नहीं होना चाहिए। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ऑथर ने ये भी बताया कि जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 का, इट मेंशंस ह्यूमन राइट्स इन इट्स प्रीएम्बल। एक्टिविस्ट जैसे ग्रेटा थुनबर्ग, हालांकि ये तो बहुत फर्जी है, लेकिन आर्टिकल में चूंकि आया था तो मैंने आपको बता दिया, बट शी इज वेरी फर्जी। तो आई डोंट लाइक दिस नेम। आप लोग कमेंट बताइए कि आपकी क्या राय है ग्रेटा थुनबर्ग जैसे पब्लिसिटी स्टंट्स की, क्या आपको लगता है कि वो होना चाहिए। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, कुछ इश्यूज अभी भी हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आप अपने डेवलपमेंट को इन्वायरमेंट के साथ कैसे बैलेंस करोगे, तो दैट इज द फर्स्ट इशू जो सबसे बड़ा इशू है। एक और इशू ये होता है जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जो इट रेजेस क्वेश्चंस अबाउट हाउ इफेक्टिवली द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट सिटीजंस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, है ना। तो दैट ये सब सारी चीजें जो है अभी भी अनसॉल्व है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला है WHO अलर्ट ऑन वायरल हेपेटाइटिस। तो यहाँ पर WHO ने पहली बार एक रिपोर्ट निकाली है। पहली बार तो नहीं, हालांकि रिपोर्ट बहुत बार निकाला होगा, लेकिन ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट है जो कि WHO निकालता है। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, याद सॉरी इसको लिख लीजिएगा, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 निकाली गई है। और ये जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट है, इसमें रिसेंटली बताया गया है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा जिनके ऊपर बर्डन है। इसमें बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, इथियोपिया, इंडोनेशिया, नाइजर, पाकिस्तान, फिलीपींस, रशिया, वियतनाम, ये सब कंट्रीज है जहां काफी ज्यादा डिसीज बर्डन है। और इंडिया अकेले अकाउंट करता है फॉर 11.6% ऑफ द टोटल वायरल हेपेटाइटिस डिसीज बर्डन ग्लोबली इन 2022। और कंट्री विद द सेकंड हाईएस्ट डिसीज लोड आफ्टर चाइना, इट इज द कंट्री आफ्टर सेकंड हाईएस्ट डिसीज लोड है आफ्टर चाइना। तो WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डिसीज लोड चाइना के ऊपर है, फिर उसके बाद इंडिया के ऊपर आता है, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस काफी मतलब एक वैसी चीज नहीं है। अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। तो इसमें याद रखेगा कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो लीडिंग कॉजेज हैं। एंड क्रॉनिक लिवर डिसीज होती है, ये क्रॉनिक लिवर डिसीज में इट इज देयर। एंड इसमें लगभग 1.3 मिलियन पीपल डाई एनुअली फ्रॉम हेपेटाइटिस विच इज सिमिलर टू द ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो काफी ज्यादा है। हेपेटाइटिस एक लिवर इन्फ्लेमेशन है जो कि वायरसेस के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई, और बी सी जो मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जो केसेस है बी एंड सी आर द मोस्ट कंसर्निंग। यहाँ पे क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, डेथ के भी केसेस आपको इसी में देखने को मिलेंगे। इंडिया क्यों वल्नरेबल है, तो सबसे पहला रीजन तो है ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, अवेयरनेस कम है, हाइजीन हमारा पुअर है, मेनी क्रॉनिक इन्फेक्शंस रिमेन अनडायग्नोस्ड, हमारे यहाँ डायग्नोसिस का भी इतना ज्यादा वो नहीं है, तो डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता टाइमली, तो दैट इज अगेन अ इशू जिस कारण से ऐसा होता है। देन इसके अलावा ऑथर ने बताया कि भाई मेनी नॉन नॉन वायरल कॉजेज भी होते हैं, जैसे फैटी लीवर डिसीज हो गई या अल्कोहलिक लीवर डिसीजेस हैं, वो सब भी बढ़ती जा रही है, इनके कारण भी हेपेटाइटिस बढ़ जाता है। देन इसके अलावा मेन हैव अ हाई प्रेवलेंस ड्यू टू रिस्की बिहेवियर्स लाइक शेयरिंग निडल्स और हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, है ना। तो ये भी एक मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स के कारण भी हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि उसके कारण नहीं होगा। दैट इज अगेन इशू विच इज देयर। देन प्रिवेंशन की बात करें तो हेपेटाइटिस बी इज प्रिवेंटेबल थ्रू वैक्सीनेशन, इट इज इंक्लूडेड इन इंडिया चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हेपेटाइटिस सी जो है इट इज क्यूरेबल विद मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट फॉर बोथ इज अवेलेबल अंडर इंडियाज वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो इंडिया में एक प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत ऑलरेडी ये
इसका ट्रीटमेंट चलता है एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट आल्सो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको आप याद करके रखिएगा। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हेपेटाइटिस वायरल प्रोग्राम याद रखिएगा एंड दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट जो कि वायरल हेपेटाइटिस के ऊपर है। तो इसमें जो चीजें बताई गई हैं हमने बता दी। अब इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की जरूरत है, हमको फंडिंग करने की जरूरत है, ताकि हमारा जो एम है 2030 तक का गोल है ऑफ एंडिंग हेपेटाइटिस एपिडेमिक, वो हम पूरा कर सके। 2030 तक का है, तो उसको हमको पूरा करना है। हेपेटाइटिस का जो मेनेस है उसको खत्म करना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ये रही आपकी आज की न्यूज एनालिसिस। अब हम 11, 12 और 13 का एनालिसिस और देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहली जो न्यूज हम देखेंगे वो है इंडियाज इकोनॉमिक आउटलुक। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट आती है, याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है, या फिर एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, सॉरी, दो रिपोर्ट्स आती हैं। एक आती है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, ये एडीबी निकालता है। हम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ निकालता है। याद रखिएगा, लिख लीजिए आप लोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो कौन निकालता है? आईएमएफ निकालता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और दूसरा आपका जो रिपोर्ट है यानी कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, वो निकालता है कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब इसने कहा है, हालांकि हालांकि हमारी जो ग्रोथ रेट है उसका स्लो डाउन बताया गया है, ठीक है ना। तो इस रिपोर्ट में एडीबी ने कहा है कि भाई स्लो डाउन होगा, आपकी थोड़ा ग्रोथ रेट घटेगी। पहले 7.2 के आसपास थी, एंड नहीं, पहले ज्यादा 7.6 के आसपास थी, तो अब उन्होंने 7% बोल दिया 2024 में, और कहा कि नेक्स्ट ईयर फिर वो 7.2 में पिकअप करेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि भाई आपके यहाँ एक तो अच्छी चीज होगी कि आपकी इकोनॉमी रोबस्ट रही है अभी पिछले कोविड के बाद भी, और आगे भी रोबस्ट रहने के चांसेस हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इट इज एक्सपेक्ट, जो जीडीपी ग्रोथ है, एक तो स्लो डाउन होगा, लेकिन दूसरा इन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेशन है दैट विल ईज, है ना। इन्फ्लेशन जो है आपको ईज मिलेगा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग में आपको आपकी जो होती है वो हो जाएगी। एडीबी की अगर हम बात करें तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1966 में। हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में है, द हेडक्वार्टर इज इन फिलीपींस, याद रखिएगा। एंड इसकी मिशन जो है, इट इज टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स इन एशिया एंड द पैसिफिक। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या इसके मेंबर्स केवल एशिया से रहेंगे? तो ये बिल्कुल गलत है, मेंबर्स एशिया से नहीं रहेंगे। जो इनफैक्ट जो टॉप टॉप मेंबर है, तो जापान है 15.7% होल्डिंग के साथ, 15.7% ही होल्डिंग है यूएसए की भी। तो यूएसए भी टॉप पर ही है लगभग, लेकिन फिर भी हम जापान का नाम पहले लेते हैं क्योंकि जापान की इनिशिएटिव से बना था, तो जापान का नाम सबसे टॉप पे आता है। इसके बाद यूएसए है, और दोनों का 15.7% है। 1966 में फॉर्मेशन हुआ था, 68 मेंबर्स हैं, इसमें मोस्टली एशियन मेंबर्स हैं, लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक यूएस एंड जापान आर आल्सो इट्स मेंबर। जापान तो हालांकि एशियन है, लेकिन यूएस जो है ये दैट इज नॉट एन एशियन। तो ये आपको याद रखना है। एंड जो टॉप होल्डिंग है वो जापान और यूएस की है, तो ये एक चीज ये भी याद रखना है। एप्पल चेंजेस वर्डिंग इन स्पाईवेयर अटैक नोटिफिकेशन। तो अब जो स्पाईवेयर अटैक होगा तो एप्पल ने उसका नोटिफिकेशन मर्सिनरी हैकर्स कर दिया है। मर्सिनरी हैकर्स, मर्सिनरी हैक, एक्चुअली केसेस जो थे वो पेगासस स्पाईवेयर के बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। अब ऐसे में क्या होता था कि नाम जो लिखा आता था वो लिखा आता था गवर्नमेंट बैक्ड, स्टेट बैक्ड अटैकर्स आता था, स्टेट बैक्ड अटैकर्स, ठीक है ना। ईमेल अलर्ट जो आता था वो आता था स्टेट बैक्ड अटैकर्स। तो अब स्टेट बैक्ड अटैकर्स की जगह नाम क्या आएगा? नाम आएगा मर्सिनरी हैकर्स आएगा, ठीक है ना। दैट इज थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। पेगासस एक स्पाईवेयर टूल है विच इज रिपोर्टेडली एक्वायर्ड बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो, एंड मीडिया रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड दैट a new wave of alerts to users in India and 19 other countries are there, बट अभी भी इसको, अब ऑब्वियस बात है ऐसी चीजें पब्लिकली कंफर्म नहीं की जाती, लेकिन हाँ, द अलर्ट्स आर ऑलवेज देयर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला जो टॉपिक है वो है सैयद अब्दुल रहीम के बारे में आपको बताऊंगा। इनको ये फुटबॉल के एक बहुत बड़े नाम थे, सैयद अब्दुल रहीम। एक्चुअली स्पोर्ट्स में आए थे, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, सैयद अब्दुल रहीम। He was a very legendary figure in Indian football, and he is known as the architect of modern Indian football. जैसे योहान क्रूइफ क्रूइफ का नाम अगर आप लोग जानते हैं, जो फुटबॉल देखते हैं उनको योहान क्रूइफ के बारे में पता होगा, जो टोटल फुटबॉल का कंसेप्ट है उन्होंने स्टार्ट करवाया था। तो दैट वाज अ रेवोल्यूशनरी थिंग दैट केम इन द फुटबॉल, है ना। एजेक्स के टीम की तरफ से खेलते थे, फिर बाद में बार्सिलोना की तरफ से भी योहान क्रूइफ ने खेला है ना। तो बैलेंडोर भी मिला है उनको। तो ही इज
नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न फुटबॉलिंग वैसे, लेकिन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन फुटबॉलिंग की अगर हम बात करें तो ये सैयद अब्दुल रहीम साहब को ये जाएगा, एंड इनको रहीम साहब भी कहते हैं। एंड ही इज कंसीडर्ड द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन फुटबॉल, जो कि 1950 से 60s में चल रहा था, गोल्डन फेज ऑफ इंडियन फुटबॉल, उसके वो कहलाते हैं। ही सर्व्ड एज द मैनेजर ऑफ इंडियन नेशनल टीम फ्रॉम 1950 अंटिल हिज डेथ इन 1963। तो 1950 से 1963 तक सैयद अब्दुल रहीम साहब ही थे जो कि इंडियन नेशनल टीम के हमारे मैनेजर हुआ करते थे। बिफोर बिकमिंग अ कोच ही आल्सो प्लेड फुटबॉल हिमसेल्फ, एंड अंडर हिज लीडरशिप द टीम अचीव्ड सेवरल माइलस्टोन्स। कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं जो हमने अचीव किए? हमने गोल्ड मेडल जीता 1951 के एशियन गेम्स में। वी became known as Brazil of Asia due to the impressive playing style. Reached the semi-finals of 1956 Olympics. एंड सैयद अब्दुल, आप सोचो इंडिया का फुटबॉल की हम बात कर रहे हैं, कहीं और के फुटबॉल की बात नहीं कर रहे हैं। आप सोचो हम आज कहाँ हैं, आज हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम कतर वतर जैसे नेशन से हार जा रहे हैं, लेकिन एक जमाना था जब हमने ये भी अचीव किया हुआ है। तो दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक्चुअली न्यूज में क्या होता है, क्योंकि मैदान नाम की एक मूवी है जो कि अजय देवगन जिसमें स्टार कर रहा है, तो इसमें सैयद अब्दुल रहीम के बारे में ही है, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता ही बहुत है। स्टैच्यू ऑफ वेलर की बात कर लेते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ वेलर जो है वो अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया। इट्स अ 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ होम जनरल लचित बोरफुकान। तो लचित बोरफुकान का ये एक है स्टैच्यू जिसको कि अभी इनॉग्रेट किया गया है। एंड लचित बोरफुकान वाज अ होम जनरल हु इज नोन फॉर हिज रोल इन द बैटल ऑफ सराई घाट, जो कि 1671 का बहुत फेमस बैटल है। और इस 1671 के बैटल में मुगल फोर्सेस थी जिनको राजा राम सिंह वन जो था वो लीड कर रहा था। राजा राम सिंह वन उसके लीडरशिप में था, और अहोम जो फोर्सेस थी उनको लचित बोरफुकान जी लीड कर रहे थे। एंड ही डिफीटेड एक्चुअली द मुगल्स इन दैट बैटल। अहोम किंगडम जो है वो 1228 से 1826 तक इसने रूल किया है असम के उसके ऊपर। सुकफा इनके जो फाउंडर है उनको यहाँ नाम तो नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको लिख के बताता हूँ। सुकफा है ना, तो आप इसको आप याद रखेगा, दिस इज नोन एज द फाउंडर ऑफ दिस किंगडम। ये मैंने ऑलरेडी न्यूज पढ़ाई हुई है, फिर बताता हूँ कि मेड इन इंडिया कार टी सेल थेरेपी जो है वो डेवलप की गई है। इसमें आईआईटी मुंबई का भी हाथ है, और इसका नाम है नेक्स कार 19। याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, नेक्स कार 19। तो कार टी सेल थेरेपी जो है इसको इसमें ये इंडिया की है, एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग कार टी सेल थेरेपीज है ना। इसमें एनसीआई के साथ मिलकर के, यानी कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, टाटा मेमोरियल जो है उसके साथ मिलकर के ये बनाया गया है। अक्टूबर 2023 में नेक्स्ट कार को सीडीएससीओ का अप्रूवल मिल चुका है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। एंड बी सेल मैलिग्नेंसी, यानी कि बी सेल जो कैंसर्स होते हैं, बीटा सेल कैंसर्स, उनको ठीक करने में ये नेक्स्ट कार का इस्तेमाल किया जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। कार टी सेल थेरेपी के बारे में बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता दूं, इट्स अ वे टू फाइट कैंसर। इसको कार टी जो होता है, कार टी सेल थेरेपी जो कहलाती है, ये कैंसर से लड़ने के लिए होता है। इसमें होता क्या है कि बेसिकली जैसे इमेजिन करो कि आपके इम्यून सिस्टम में स्पेशल फाइटर सेल्स हैं। इन फाइटर सेल्स को हम टी सेल बोलते हैं, ठीक है ना। आपके बॉडी में इम्यून सेल सिस्टम में फाइटर सेल्स होती है जिनको हम टी सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये कार टी सेल थेरेपी जो होती है, ये टी सेल्स को लेती है और उनको सुपर पावर दे देती है। इस थेरेपी में टी सेल्स में सुपर पावर दे दी जाती है, ठीक है ना। अब सुपर पावर दे दी गई तो इसमें एक स्पेशल प्रोटीन ऐड किया जाता है, इसको हम बोलते हैं कार टी सेल। इसीलिए टी सेल में कार ऐड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। तो ये क्या करता है, जो आपकी टी सेल थी, जब उसमें चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जुड़ गया तो वो फिर क्या कहता है, बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है कैंसर सेल्स को। अब कैंसर सेल्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर लेगा तो उसके ऊपर अटैक कर देगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप आपको मैं बहुत सरल शब्दों में समझा पाया हूं, है ना। हालांकि क्या होता है कि कई बार वो होता है, लेकिन ये चीज टफ है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो लेट्स सी दैट ऑल्सो, एक बार देख लेते हैं। जापानीज एस्ट्रोनॉट टू बी द फर्स्ट नॉन अमेरिकन टू सेट फुट ऑन मून। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा,
he has revealed that a Japanese astronaut will make history by becoming the first non-American to set foot on the moon, है ना। तो ये यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि जो उनका आर्टेमिस मिशन चल रहा है ना, उसमें वो एक जापानीज एस्ट्रोनॉट को ले जाएंगे, एंड ही जापानीज एस्ट्रोनॉट विल बिकम द फर्स्ट नॉन-अमेरिकन टू सेट फुट ऑन द मून ड्यूरिंग द अपकमिंग आर्टेमिस मिशन, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। वैसे इसको याद रखिएगा, ठीक है। एंड टू जापानीज एस्ट्रोनॉट्स विल पार्टिसिपेट इन दिस। नासा का एटमिस प्रोग्राम आपको पता है कि ये फर्स्ट वुमेन को भी ये ले जाना चाहता है इस मिशन में। इसके अलग अलग फेजेस हैं। एस्ट्रोनॉट्स ऑन द लूनर सरफेस विल बी टेकन, 2026 तक का ये मिशन है, 2026 में शेड्यूल्ड है हालांकि, तो आप याद रखिएगा। आगे टॉपिक है सीडीपी सुरक्षा। अब एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है सीडीपी सुरक्षा, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, एंड द प्लेटफॉर्म इज एम्प्लॉयड फॉर डिसबर्सिंग सब्सिडीज। याद रखिएगा, सब्सिडीज के लिए इसको किया गया है टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स अंडर द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो फार्मर्स हैं, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो हॉर्टिकल्चरल फार्मर्स हैं, उनको डिसबर्स करने के लिए, उनको सब्सिडी डिसबर्स करने के लिए सीडीपी सुरक्षा बनाया गया है। तो याद रखिएगा, इस सिस्टम, इसको सुरक्षा का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। नाम में भी हॉर्टिकल्चर आ जाएगा। सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें डिसबर्सल की जाएगी सब्सिडीज टू द फार्मर्स टू देयर बैंक अकाउंट। इसमें ई रूपी वाउचर का यूज करेंगे फ्रॉम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ई रूपी बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल गिव बूस्ट टू द हॉर्टिकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, एंड these are the things which are important. I hope you got clarity. Cluster development program की बात करें तो it is a component of central sector scheme of national horticulture board. तो याद रखिएगा, it's a very important component of central sector scheme, एंड इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा 2021 में, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू लेवरेज द जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्लस्टर। तो इसमें हॉर्टिकल्चरल क्लस्टर्स बनाए गए थे। तो याद रखिएगा, इसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो इसका मेन बॉडी है। थोड़ा सा हम नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में भी देख लेते हैं, चलो। नेशनल लेट्स सी अबाउट दैट आल्सो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए है। एस्टैब्लिशमेंट इसका 1984 में किया गया था। ऑटोनॉमस सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, है ना। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक और टॉपिक है क्यूरेटिव पिटीशन का। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली फाइनल एंड लास्ट ऑप्शन होता है जो कि लोगों के पास होता है जस्टिस प्राप्त करने का। क्यूरेटिव पिटीशन का जो कंसेप्ट है वो ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम द केस ऑफ रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, एंड इट वाज द केस इन 2002। याद रखिएगा, रूपा अशोक केस में ये बना था। एंड इसमें होता क्या है कि इसको क्यों दिया जाता है, ताकि देयर इज नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस। कोई ऐसा ना हो कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाए। इसलिए क्या होता है कि एक बार क्या होता है, जैसे कि मैं आपको इसी प्रोसेस बताता हूँ। जैसे एक बार आपका जजमेंट हुआ तो उसको जजमेंट बोलते हैं। जजमेंट का अगर अपील हुआ तो उसको अपील बोलेंगे, ठीक है ना। फिर डिसीजन का रिव्यू होता है, रिव्यू पिटीशन होता है, उसको रिव्यू पिटीशन बोलते हैं, रिव्यू योर जजमेंट, रिव्यू पिटीशन। और जब रिव्यू पिटीशन भी एग्जॉस्ट हो जाए तो जो लास्ट चीज बचती होती होती है वो बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन, उसको बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। तो दैट इज द लास्ट, इसके बाद जो जजमेंट है वो स्टैंड करेगा, ठीक है ना। तो कौन सुनता है क्यूरेटिव पिटीशन? तो क्यूरेटिव पिटीशन मस्ट बी फर्स्ट सर्कुलेटेड टू अ बेंच ऑफ द 3 सीनियर मोस्ट जजेस एंड द जजेस हु पास द कॉन्करेंट जजमेंट इफ अवेलेबल. It only gets listed for a hearing if most of the judges agree that it is necessary and ideally to be heard by the same bench. Then curative petitions are usually decided by judges privately. इसको याद रखिएगा, ये जरूर एक अच्छी चीज है। तो इसकी डायरेक्ट ऐसी लाइव हियरिंग नहीं होती है, इसको प्राइवेटली सुना जाता है, ठीक है ना। और ओपन कोर्ट अगर कोई चाहता है तो हो जाती है, ठीक है। द बेंच कैन आस्क अ सीनियर काउंसिल टू असिस्ट एमिकस क्यूरी, जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। Then if the bench decides at any point that the petitioner is baseless or without any merit, तो ये बिल्कुल हटा सकता है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
यहाँ पे एक एडिटोरियल आया था 11 से 12 के एनालिसिस में, जिसमें ये कहा गया कि चुनाव के टाइम में कैसे जो हमारे बायलेटरल रिलेशन है वो थोड़ा साइड लाइन हो जाते हैं। अब कैसे साइड लाइन हो जाते हैं, तो आप जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो ये आपके जो कहना चाहिए कि हमारे बायलेटरल ट्राइज की अगर हम बात करें, जैसे अभी श्रीलंका के साथ अब चुनाव आने वाला है, तो हमने एक छीछा लेदर करना शुरू कर दिया, बोला कच्चा थीवू में ऐसा 1974 में कांग्रेस ने ऐसा किया था, 1976 में ऐसा किया था, है ना। तो एक कच्चा थीवू में हमने श्रीलंका को छोड़ दिया। दूसरा, फिर ऑलरेडी हमने चाइना के साथ तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो चाइना के लिए कभी इसको ब्लेम करते हैं, कभी एक पार्टी दूसरे पार्टी को ब्लेम करती है, तो वहां पे बायलेटरल टाइज तो हमारे है भी नहीं, है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल अफेयर्स में भी हमारे जैसे हमारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स आए, तो इसमें बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यहाँ से हमने केवल परसिक्यूटेड 6 कम्युनिटीज को लिया, मुस्लिम्स को नहीं लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। देन इसके अलावा हमने जैसे कि श्रीलंका के साथ जब हमारा कच्चा थीवू का डिस्प्यूट हुआ, तो कहीं ना कहीं हम उसमें अनक्लॉज जैसी बॉडीज को कहीं ना कहीं हमने साइडलाइन किया है, क्योंकि ऑलरेडी एग्रीमेंट जो होते हैं सारे सी के, वो लॉ ऑफ द सी तो अनक्लॉज और इन्हीं के थ्रू होते हैं। तो ऑथर ने यहाँ पे ये सारी चीजें बताई है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइनीज है, वहां पे फिर से शुरू हो गया है कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, उसने हमारा लैंड ले लिया है, ये सारी चीजें। दूसरा जो एडिटोरियल था वो था बैटल टू सेव लद्दाख, और यहाँ पे सोनम वांगचुक जी के नाम आना जरूरी है। रामन मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, लद्दाख में बहुत काम किया हुआ है सोनम वांगचुक जी ने, है ना। कई लोग ये भी कहते हैं कि 3 इडियट्स में जो फुनसुक वांगडू का कंसेप्ट है वो सोनम वांगचुक जी के ऊपर ही लिया गया था। तो लद्दाख ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल जो यूनियन टेरिटरी है कहना चाहिए, और एक तो इसकी लोकेशन बहुत वल्नरेबल है, पाकिस्तान और चाइना के बीच में पड़ती है। दूसरा, जो क्लाइमेटिकली है ये भी वहां से भी काफी वल्नरेबल है, फ्लड्स भी आते हैं, ड्रॉट भी होते हैं, अपने आप में ये कोल्ड डेजर्ट कहलाता है अपने आप में, है ना। एंड पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है ये, और यहाँ पे पूरी जो लाइवलीहुड है वो ट्राइब्स की डिपेंडेंट है ना, पूरी ट्राइब्स डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो रिस्क में है। क्यों रिस्क में है? क्योंकि ऑलरेडी आपको एक चीज बता दें कि हिमालयन रीजन को थर्ड पोल भी कहा जाता है, थर्ड पोल। इतनी ज्यादा इसमें आइस और इतना ज्यादा इसमें वो है कि इसको थर्ड पोल कहते हैं। एंड दे आर एट द रिस्क ऑफ मेल्टिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर ऑलरेडी राइज हो रहा है ना। तो एक इम्पैक्ट तो ये है ही। दूसरा जो इम्पैक्ट है, हमारे यहाँ ऑलरेडी नेशनल मिशन है, एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम बोलते हैं। ये जब आपको पता होगा कि 2008 में हमारे जब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC लॉन्च हुआ था, तो उसके अंतर्गत 8 मिशन लॉन्च हुए थे, जिसमें एक नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम में था। ये सब हमने लॉन्च जरूर किया है, लेकिन उसके बाद जब अभी रिसेंटली हमने देखा, इसके अलावा 2010 के बाद हमने ये भी देखा कि उत्तराखंड और केदारनाथ में कैसे फ्लड आए, है ना, कैसे सिलकियारा टनल का कोलैप्स हुआ, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर भी जो हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है वो हम उसको लेकर के लद्दाख पहुंच गए हैं। अभी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें सोनम वांगचुक जी खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मल्टी करोड़ मेगा प्रोजेक्ट्स आप लद्दाख में लेकर के आ रहे हो वो मत लेकर के आओ। उसका रीजन यही है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल क्लाइमेट एंड वल्नरेबल जो इकोसिस्टम है ऑफ द लद्दाख, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है ना। सो दैट इज द बेसिक एम, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था, 2008 में नेशनल सेंटर ने लॉन्च किया था, 8 मिशंस लॉन्च किए थे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। उसमें एक था मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है आपका ये मिशन, कौन सा है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। तो आप ये याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और 13 तारीख का भी न्यूज एनालिसिस देखते, केवल एक न्यूज आर्टिकल आया था कल, लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ एक आया था, उसके अलावा कुछ नहीं आया था। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू मत टाइम वेस्ट करना। इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से बातचीत कर रही है फॉर कॉपर एंड कोबाल्ट। एक यही था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से हम कॉपर और कोबाल्ट लेना चाहते हैं। और पिछले साल एक क्वेश्चन गया था कि कोबाल्ट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो उसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ही आंसर था, है ना। तो ये भी आप लोग देखा होगा। MOU जो किया है हमने, वो किया है टू कंडक्ट द मिनरल एक्सप्लोरेशन इन कांगो। अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया जो है इट विल बी एबल टू कमर्शियली एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स फ्रॉम देयर। इसके अलावा अर्जेंटीना के साथ हमने लिथियम की डील कर रखी है, अर्जेंटीना के साथ लिथियम की डील कर रखी है। एंड कॉपर एंड कोबाल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे आर क्रिटिकल मिनरल्स। कॉपर जो होता है वो पावर केबल्स में, विंड टर्बाइन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर पैनल्स में यूज होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट देयर। देन कोबाल्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बैटरीज का, एंड कॉन्गो इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ दैट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। So that is it for the day. I hope you got the clarity. I hope आपको समझ में आ गया होगा। Thank you and have a nice